अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी सर, शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाए। अभी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप अच्छा, तो आप ही हैं बस क्लास में अकेले ही? जी, आप ही हैं बस की क्लास में? इधर तो आप ही हैं और मैं हूँ। हम क्लास में तो आप ही हैं, वर्चुअल क्लास में भी और फिजिकल क्लास की अगर बात करें तो यहाँ भी फिलहाल आपके अलावा और कोई नहीं है। वसीम, अभी आप अकेले स्टूडेंट हैं इस क्लास में। जी सर, मैं अकेला ही हूँ। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, अगर कोई आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर ठीक है डिसाइड सर। कर। स्ट्रेंथ तो ठीक है, 34 स्ट्रेंथ शो हो रही है, लेकिन कोई अभी आया नहीं। वालेकुम अस्सलाम जी। सेक्शन कौन सा है? ठीक है, बैठ जाए। एक स्टूडेंट ऑनलाइन है और दो स्टूडेंट क्लास में। वेट कर लेते हैं थोड़ी देर, शायद और भी कोई ज्वाइन करें। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल जो अभी शो हो रहे हैं वो 34 स्टूडेंट्स। आप लोगों का कौन सा सेमेस्टर है? और सेमेस्टर? मैथ के और कौन से कोर्सेज पढ़े हैं? लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं पढ़ी? जी, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है आप लोगों का भी फोर्थ सेमेस्टर है? नो सर, आखिरी लास्ट। अच्छा, लास्ट सेमेस्टर। नॉर्मली ये कोर्स 7th 8th में ऑफर होता है। नहीं, टफ तो नहीं होता, टफ किसी के वैसे ही। आपको शायद थोड़ा सा उन्होंने रोड मैप चेंज कर दिया तो फोर्थ वालों को भी। तो कैसे रहे आपके फोर्थ सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर मैथ के कोर्सेज? दो सेमेस्टर आपने ऑनलाइन पढ़ी? पहला कैंपस में पढ़ा था?
अभी और कितने कोर्सेज आपके कैंपस में हैं और कितने ऑनलाइन? अच्छा, लैब तो जाहिर है वो तो ऑन कैंपस है। ये हाल है तो फिर तो आप ले सकते हैं, मेरी तरफ से तो नहीं है कोई मसला, लेकिन अगर स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा हो तो फिर मसला नहीं। मैंने अभी एक क्लास पढ़ी है, वो V2 सेक्शन है शायद, तो उसमें 30 से ज़्यादा बच्चे क्लास में हैं। क्या? ऑनलाइन भी तो नहीं आएगा। ये देखिए 4 स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन। इतने स्टूडेंट्स के साथ हम क्लास भी आगे नहीं पढ़ा सकते आज तो कम से कम, क्योंकि उनके लिए दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। वैसे एक ऑप्शन है कि हम रिकॉर्डेड तो होता ही है लेक्चर, उनको रिकॉर्डेड लेक्चर दे देंगे अगर किसी ने पढ़ना हो तो। वैसे ये भी तो शायद एयर ड्रॉप नहीं गुजर जाए। चलें देखते हैं, अगर तो आ जाते हैं थोड़ी देर तक, फिर भी देख लेते हैं, अगर नहीं आते तो भी। तो आप लोगों ने कितना कोर्स लोड है, कितने कोर्सेज उठाए हैं? तो ये डिस्कस करें अपने जो आपके अच्छा, मैथ के आपने बाकी कोर्सेज भी पढ़े हैं, तो उनमें और ये जो कोर्स है थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है लेकिन थोड़ा डिफरेंस। नहीं, उस तरह के न्यूमेरिकल्स तो नहीं है। न्यूमेरिकल न्यूमेरिक नंबर्स नहीं, वर्ड प्रॉब्लम्स से सच इतनी ज़्यादा नहीं है इसमें, प्रॉब्लम्स है लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम मैथ की उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं या उन प्रॉब्लम्स को करते हैं जिनका सलूशन बाकी मेथड से या तो पॉसिबल नहीं होता या फिर बहुत लेंथी, कॉम्प्लिकेटेड और टाइम टेकिंग काम है, जो आम दूसरे मेथड हैं उनको अगर यूज़ करें, और किसी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिनका सलूशन या तो बाकी मेथड से पॉसिबल ही नहीं है या फिर बहुत लेंथी काम है। एक प्रॉब्लम हो, उसको आप सॉल्व करने बैठ जाएं, सुबह से शाम हो जाए और प्रॉब्लम ठीक से सॉल्व ना हो, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फिर हम न्यूमेरिकल एनालिसिस को यूज़ करते हैं। हाँ, इसमें अल्टरनेट टेक्निक्स हैं। न्यूमेरिकल में जितने भी हम मेथड्स पढ़ेंगे, एक आध को छोड़ के तकरीबन सभी मेथड्स जो है ये अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन देते हैं, यानी किसी भी प्रॉब्लम का बिल्कुल एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं होता बल्कि अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन। जी, अच्छा, ये भी हो सकता है कि अभी एयरड्रॉप चल रहा है तो नहीं, ये अगर स्ट्रेंथ कुछ और कम हो गई 30 से तो फिर ड्रॉप ही हो सकता है। 30 तक तो शायद स्टेबल रहता है।
अगर 30 से कम होगी फिर हो भी सकता नहीं, मैं ना भी करूँ तो डिपार्टमेंट वाले कर देंगे, मर्ज कर देंगे अगर कोई। मेरे तो 5 सेक्शन हैं, लेकिन आपको जो टर्न सूट करते हैं। नहीं, टीचर सारे ही अच्छे हैं, मुझसे तो आप पढ़े नहीं, तो बाकियों से शायद पढ़े होंगे आपने। कैल1, कैल2 और लीनियर अलजेब्रा कौन से टीचर से? लीनियर अलजेब्रा वो नहीं पढ़ाते न्यूमेरिकल वैसे। हाँ, वो लीनियर। वो भी न्यूमेरिकल शायद तनवीर हुसैन, तनवीर साहब भी न्यूमेरिकल इस दफा तो नहीं पढ़ा रहे। ठीक है। राजा नौशाद साहब वैसे न्यूमेरिकल पढ़ा रहे हैं, 1-2 सेक्शन हैं उनके, लेकिन वो टाइमिंग्स आपने देखती हैं कि वो यहाँ कैसे आप हैं इसमें? क्या नाम था? फरमान करीम। अभी अटेंडेंस लगनी है, ये पुराना बंदा है, अभी पिछले सेमेस्टर में। ये ऑनलाइन हाइब्रिड क्लास है जी। क्विज आपके कैंपस में फिलहाल तो कैंपस में होके आगे कुछ कह नहीं सकते, हालात जैसे जिस तरफ भी जाए। फिलहाल तो लग रहा है कि आगे बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। तो क्विजेस वगैरह आपके कैंपस में, एग्जाम भी अगर आप लोग दोबारा तो काम ना करें। अजय, आपने कितने असाइनमेंट और कितने क्विज लेने हैं? तलहा, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी सर। ये बताएं। सर कितनी असाइनमेंट्स और कितने क्विज लेंगे आप पूरे कोर्स में? तलहा, समझ नहीं आई, आप रिपीट करें जरा। सर मैं ये कह रहा हूँ कितनी असाइनमेंट्स और कितने क्विज आप पूरे कोर्स में हमसे लेंगे? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। असाइनमेंट्स और क्विजेस मिनिमम 4-4 तो होंगी, शायद 5-5 करना। वो जितनी ज्यादा हो उसमें आपका फायदा होगा। अगर 4 होती हैं तो उसमें हम एक आप कह लें कि सेव कर सकते हैं, चॉइस में दी जा सकती है। यानी कि बेस्ट 3 सिलेक्ट करेंगे सर, यानी कि जितनी भी होंगी उनमें से एक कम सिलेक्ट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। फिलहाल तो हमें ये देखना है कि ये जो सेक्शन है अभी इस हफ्ते के एंड तक कि ये चलेगा भी कि नहीं। 34 एनरोल है। हाँ, 30+ में हो तो फिर ड्रॉप भी हो सकता है। आप तो नहीं करेंगे, आप तो आए हैं, लेकिन बाकी कुछ अगर करें भी तो इससे वैसे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ कम हो गई तो 2 सेक्शन को शायद मर्ज कर दें, क्योंकि अभी 9 से 10 सेक्शन है हमारे B10 तक। तो ये चॉइस है आपकी, आप जिस सेक्शन में जो भी टाइम आपको सूट करे उसमें आप जा सकते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे न्यूमेरिकल एनालिसिस की। तो ये कोर्स मैथ के जो बाकी कोर्सेज हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट इसलिए हाथ से है कि बाकी कोर्सेज में हम एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड करते हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथ की वो ब्रांच है जिसमें हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स का एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड नहीं करते, बल्कि अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड करते हैं। मैथ की कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनका एग्जैक्ट सोल्यूशन या तो पॉसिबल नहीं है या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेंथी, टाइम टेकिंग काम होता है।
तो वहाँ पे हम उस लेंथी चक्कर में पढ़ने की बजाय हम अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड करते हैं। इसके लिए कुछ मेथड्स हैं, हार्डली कोई 15 से 20 मेथड्स होंगे इस पूरे सेमेस्टर में जो कि हम पढ़ेंगे। तो उसमें कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो जिनसे हम एक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। कुछ मेथड्स में ऐसे भी हैं जिनसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, यानी एक से ज़्यादा इक्वेशंस अगर हों तो उनको न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व, और कुछ उससे हट के कुछ मेथड्स। बुक की सच आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लेक्चर्स अटेंड करते हैं रोज़ के, और जो लेक्चर नोट्स हैं उन्हीं को फॉलो करें तो असाइनमेंट क्विज़ेस खुद असाइनमेंट्स करें खुद, तो आपको बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मैं आउटलाइंस आप लोगों को दे दूंगा, उसमें बुक्स भी हैं, आप अगर पढ़ना चाहें तो उनको देख सकते हैं। मैं वैसे किसी एक बुक को फॉलो नहीं करूंगा, मैं 2-4 बुक्स नहीं, वहाँ पे नहीं है, ये जनरल से क्वेश्चन है, हम उसी वक्त कोई क्वेश्चन बना दें उसको सॉल्व। असाइनमेंट्स भी मैं वहाँ से क्वेश्चन नहीं दूंगा, आपने खुद करनी, ठीक है। जैसे पिछली दफ़ा असाइनमेंट आपके ऐसे होंगे जो सबके डिफरेंट होंगे, उसमें कोई ऐसी एक नंबर ऐसा इन्वॉल्व होगा जो सबका डिफरेंट करता है, तो आपने खुद वो करने पड़ेंगे आपको। मैं भी आपको शायद कुछ मिल जाए ऐसी वेबसाइट्स वगैरह जहाँ से आपको हेल्प मिले, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। आप असाइनमेंट तो वहाँ से कर लेंगे कॉपी पेस्ट, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो, और एग्ज़ाम अगर जैसे ऑनलाइन ना हुआ, जो कि लगता नहीं है कि ऑनलाइन होगा, तो फिर मसला बनेगा। तो जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट के लिए मिलेंगे। वो असाइनमेंट अगर आप खुद करते हैं तो उसी असाइनमेंट में से क्विज हुआ करेगा, एक तो आप वो क्विज भी खुद अटैम्प्ट कर सकेंगे, और दूसरा ये कि आगे अगर आपका मिड होगा या फाइनल जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इंशाल्लाह। लेकिन असाइनमेंट अगर आप कॉपी करते हैं कहीं से, फिर आपको आपके लिए मसले मसाइल हो सकते हैं। अच्छा, इसमें असाइनमेंट के अलावा एक और चीज़ हम ऐड करेंगे, सीपी के नंबर तो नहीं थे लास्ट टाइम? नहीं थे आपके सेक्शन में। क्लास पार्टिसिपेशन, इसमें जितने हम मेथड्स पढ़ेंगे हर मेथड से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आपको दिया जाए करने के लिए, असाइनमेंट से हट के। असाइनमेंट तो अपनी जगह पे होगी, ये हर मेथड का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, और वो अपने सेमेस्टर के एंड पे आप सबमिट करेंगे। तो उसके बेस पे आपकी क्लास, आप समझ लें क्लास पार्टिसिपेशन या क्लास एक्टिविटी कि ये होगा। ये इसके दो फायदे होंगे, तो एक तो आप अगर ये सारे मेथड्स की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर आप ये खुद करते हैं, और आपको खुद करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन सबके डिफरेंट होंगे। एक ही क्वेश्चन होगा लेकिन वो फिर भी सबके लिए डिफरेंट होगा। तो आप अगर खुद करेंगे तो आपको क्विज में भी कोई मसला नहीं होगा, आगे जो आपके एग्जाम्स हैं उनमें भी कोई मसला नहीं होगा, और आप एंड पे आप पे इतना बर्डन नहीं होगा, आपको मेथड सारे समझ आते हैं। और अगर आप नहीं करते तो फिर आपके लिए एंड पे समझने में मुश्किल हो सकती है। दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि इसकी जो वेटेज है, असेसमेंट में हम इसकी वेटेज भी हेल्दी वेटेज रखते हैं, मिनिमम एब्सोल्यूट 10 मार्क्स इसके। एंड पे अगर आपने किए हों सारे और एंड पे आप जमा कराएं तो 10 नंबर हैं ये फ्री के, और अगर आपने नहीं किए तो वो आप मिस करेंगे, और ये एक लिहाज से ग्रेड डिसाइडर भी होंगे। 10 नंबर से बड़ा फर्क पड़ता है, तो 10 में अगर आपके 9-10 आ जाएं, या 0 कहाँ 9-10, तो इससे फर्क पड़ सकता है दोनों सूत्रों। तो ये कोई इतना ज़्यादा काम नहीं होगा, जितने हम मेथड्स पढ़ेंगे अगर
20 मेथड्स हैं तो 20% पूरे सेमेस्टर में, ये अदर दैन असाइनमेंट्स, ये असाइनमेंट वगैरह तो अपनी जगह पे होंगे, ये उससे हट के। अच्छा, इस कोर्स में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो 2 चीज़ें हैं। एक तो आपने रेगुलर रहना है, आपने क्लास अटेंड करनी है, चाहे आप कैंपस में आके अटेंड करें या फिर ऑनलाइन अटेंड करें। जैसे अगर ये सूरत हाल रही फिर तो आप दोनों डेज में भी आ सकते हैं अगर आप आना चाहें क्लास में। और अगर नहीं सिर्फ अपने दिन आपने आना हो तो भी आप एक दिन यहाँ आए, एक दिन आप घर से क्लास अटेंड करें या हॉस्टल से, लेकिन क्लास ज़रूर अटेंड करनी है, क्योंकि कोई ये मेथड्स जो है एक दूसरे के साथ आप समझ लें कि इंटरलिंक्ड है। आप अगर मिस करेंगे एक आध क्लास तो फिर आपको पिक करने में प्रॉब्लम हो सकती है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ ना कुछ किसी हद तक एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। यानी एक सीरीज है कि एक मेथड दूसरे के साथ कुछ चीज़ें उसमें कॉमन है, तो वो हम दोबारा तो हर दफ़ा वो चीज़ें रिपीट नहीं कर सकते। वो अगर आप लेक्चर्स मिस करेंगे तो फिर पिक करने में प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी चीज़ जो है जो उससे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि ये सारा कोर्स फर्स्ट लेक्चर से लेके एंड तक एग्ज़ाम तक ये कैलकुलेटर बेस्ड है। आपके पास कैलकुलेटर का होना ज़रूरी है। कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर, इसमें जो कैलकुलेशंस हैं ये पहला ही बात तो ये कि ये मोबाइल से होती भी नहीं है, और दूसरी बात ये कि मोबाइल क्लास में वैसे ही अलाउ नहीं किसी भी पर्पज़ के लिए। यहाँ पे इस रूम में रूल्स नहीं है, वैसे आपकी नज़र पड़ी होगी कहीं बोर्ड के कॉर्नर पे क्लास रूल्स कुछ क्लासरूम में लगे हुए हैं। तो मोबाइल जो है क्लास में किसी भी पर्पज़ के लिए अलाउ नहीं, इवन कैलकुलेशन के लिए भी नहीं। आपने अगर कोई ज़रूरी कॉल मैसेज हो तो आप क्लास से बाहर जाके कर सकते हैं, अभी रखें सामने, कोई मसला नहीं। कोई कॉल वगैरह हो ज़रूरी कॉल तो आप बाहर जाके सुन भी सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन वगैरह के लिए अलाउ नहीं होगा और इस पे होंगे भी नहीं आपसे कैलकुलेशन। इसके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर का होना ज़रूरी है। तो आपने अगली क्लास से पहले कैलकुलेटर अरेंज करना है, अगर नहीं है तो बंदोबस्त करना है उसका, या तो परचेज कर लें या किसी बहन भाई दोस्त से एक सेमेस्टर के लिए आप लेके रखें। कैलकुलेटर के बगैर आप बिल्कुल इस कोर्स में एक कदम भी नहीं चल सकते। ये आम क्लासेस में तो ज़रूरी है ही, लेकिन जिस दिन आपका क्विज़ हो, एग्ज़ाम हो, उस दिन तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आम क्लासेस में भी ज़रूरी है, लेकिन क्विज़ एग्ज़ाम के दिनों में तो ऐसे है जैसे आप बगैर हथियार के, बगैर बंदूक के आप बॉर्डर पे लड़ने के लिए जाए। तो कैलकुलेटर जो है इस कोर्स में वेपन है, आप उसके बगैर आप यहाँ सरवाइव नहीं कर सकते। एक ये है कि आप सिर्फ देखते रहें कि ये क्या हो रहा है क्लास में, फिर तो आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसे मैं करने नहीं दूंगा क्योंकि मैं आपको भी इन्वॉल्व रखता हूँ क्लास में। जो भी यहाँ पे एक्टिविटी होगी आप भी परफॉर्म करेंगे ताकि आपको समझ भी आए और मुझे भी पता चले कि आपको कहाँ पे इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम फील हो रही है, तो वो भी मुझे पता चल जाएगी कि आपको कौन से मेथड में कहाँ पे प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेटर ज़रूरी है, चाहे आप यहाँ कैंपस में क्लास पढ़ें या फिर घर से, हॉस्टल से, ऑनलाइन, दोनों सूरतों में कैलकुलेटर ज़रूरी है। बाकी कोर्सेज से बहुत इजी कोर्स है क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, चंद मेथड्स हैं जो कि हमने पढ़ने हैं। उसमें आपको एक मेथड को समझना है और कुछ केसेस में तो ऐसे है कि आपने एक फार्मूला वो आपने समझ लेना है, सिंपल सा फार्मूला होगा, आप याद भी इजीली हो
सकता है। और उस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करें। कैलकुलेटर आपको यूज़ करना आता है और लिखना आता है। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी ज़रूर होंगे लेकिन मुश्किल नहीं। अब की स्ट्रेंथ हमारी इतनी नहीं है कि हम कंटिन्यू करें, क्योंकि 5 स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं और 5 यहाँ पे हैं। अटेंडेंस हम ले लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं। अच्छा, अहमद मुबीन, अहमद सहीर, वो मुझे पता है, अगर आ जाता है तो मैं लगा। अली अब्दुल्ला, अली हमजा, अली सलमान, अम्मार उबैद, असद औरंगजेब, आयशा मुख्तार, दानिश अहमद, दानियाल जावेद, फैज़ान अली, फरमान, हमजा अब्दुल्ला, हमजा फारूक है यहाँ पे। हमजा कहाँ चले गए? चलिए, क्लास में है तो सही, तो इसकी अटेंडेंस भी लगा। हसन तारिक, मोहसिन अली, मोहम्मद हसनैन। अच्छा, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। आपने अनम्यूट करना हो। सर प्रेजेंट मोहम्मद हसनैन। ओके हसनैन, आपकी अटेंडेंस लगा दी है। मोहम्मद अफाक नसीर या अफाक नासिर, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद हमजा फारूक, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हारिस, मोहम्मद उमैर नसीर, मोहम्मद जुबैर, नुमान मंशा, साद शिराजी, सनान बिन एजाज, सारा अरशद, शानजे अंजुम, सैयद नादे अली, तलहा तारिक, उमैर उमैर मलिक, कहाँ पे? सर मोहम्मद जुबैर। जुबैर आपकी तरफ। ओके, जुबैर। जी सर, प्रेजेंट। जैनुल हसन, फैजान अली। फैजान अली। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस ना हुई हो? सर ये तलहा तारिक की लगा दें, वो अच्छा तो नेट बंद हो गया था तो वो क्लास में ही था। वो आ जाता है दोबारा तो अटेंडेंस में लगा दूंगा। अभी इधर नहीं ही सर, है। वो नेट अटेंडेंस से पहले नेट चला गया तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। अगर ज्वाइन कर लेता है तो मैं अटेंडेंस लगा दूंगा। 1 मिनट सर, वो मतलब कर रहे ज्वाइन। अच्छा, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं आपके माइक्स अनम्यूट रहेंगे, लेकिन आपने पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है और जब कोई बात
करनी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तभी अपना माइक आप अनम्यूट करें और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो वैसे अपना माइक से आप म्यूट पे रखें। ये सिर्फ इसलिए है ताकि जो गैर ज़रूरी आवाज़ें हैं बैकग्राउंड की वो हमें डिस्टर्ब ना करें। तो अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर मैं आपके माइक्स म्यूट पे रखूँगा, जिसका क्वेश्चन होगा वो हैंड रेज करेगा तो फिर ही वो अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फिलहाल आप लोगों के माइक्स अनम्यूटेड हैं। आप जब क्वेश्चन पूछें तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर अटेंडेंस लगा दें मेरी तलहा तारिक। जी तना आपकी अटेंडेंस लगा दी है। थैंक यू। आज पढ़ना तो चाहिए, आप लोग आए हैं, टाइम निकाला आप लोगों ने। जी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर दें, अभी तो एड ड्रॉप चल रहा है। एड ड्रॉप में ये तो नहीं होता कि आप क्लास ही ना पढ़ें। मुझे पता नहीं कहाँ से आए हैं आप, कितनी दूर से क्लास पढ़ने आए? अच्छा, बकायदा दे दिए या वो नहीं दिए? नहीं दिए। सिक्योरिटी तो थोड़ी सी होगी, बाकी तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो आपका कौन सा सेमेस्टर है? अभी टाइम बहुत पड़ा है हमारे पास और क्लास तो अभी हम लीव नहीं कर सकते, आपकी एब्सेंट लग जाएगी। प्रेजेंट अभी लगा दी है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन कहाँ जाने हैं? तो आप क्लास के बाद जाएं, 6 बजे तक बैठे हैं, उसके बाद फिर आप वहाँ जाएं या कंप्रोमाइज़ कर लें क्लास में। ये काम तो करना पड़ेगा। अच्छा, शुरू में हमने डिफाइन किया न्यूमेरिकल एनालिसिस। आप में से कोई बता सकता है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस कौन? नहीं, वो न्यूमेरिकल्स नहीं है। आप लोगों ने क्लास शुरू में अटेंड की है जी। ठीक है, बिल्कुल। Numerical analysis is the branch of mathematics which deals with the solution of those problems of mathematics कि जिनका solution या तो possible ना हो या फिर बहुत lengthy, complicated और time taking। ये उन problems का approximate solution हम find कर सकते हैं। अब what's the difference between exact solution and approximate solution? आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है इस तरह का, let's say x plus 2 is equals to 0, इसका सोल्यूशन क्या होता है? x is equals to -2। ये एक एग्जैक्ट वैल्यू आपको दे रहा है। ठीक है, ये जो सोल्यूशन है ये एग्जैक्ट वैल्यू है जो पास है। इसी तरह आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम इस तरह से हो जिसमें x² -
4x plus 2 is equals to 0। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं किस तरह से, फैक्टराइजेशन से या x माइनस 2 होल स्क्वायर a स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे भी 4 आना चाहिए, प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से भी आपके पास फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये दो फैक्टर्स बनेंगे और x इक्वल्स टू 2 इसका एक सोल्यूशन आएगा। दोनों वैल्यूज इनफैक्ट ये x इक्वल्स टू 2 और 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी आपके पास एग्जैक्ट सोल्यूशन है। इसी तरह अगर आपके पास कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास हो x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 0, 2x minus y plus 3z is equals to 5 और minus x plus 2y plus 4z is equals to 1। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रा में आपने इस तरह की प्रॉब्लम्स की है। इसको आप सॉल्व करते थे बाय यूजिंग मैट्रिसेस एंड बाय यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन एंड गॉस-जॉर्डन एलिमिनेशन। तो वहां से भी आपके पास x, y और z की वैल्यूज आ जाती है। ठीक है, कोई भी वैल्यूज, लेट से आप इसको सॉल्व करें, वैसे सपोज कर रहे हैं कि x की वैल्यू 1 आए, y की वैल्यू 2 आए, z की वैल्यू 3 आए, ये कोई यहाँ से भी आपके पास कोई फिक्स वैल्यूज आ जाए। तो अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन ये होता है कि जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें और उसका बिल्कुल एग्जैक्ट सोल्यूशन तो आपको ना मिले, लेकिन उसकी करीब करीब की कोई वैल्यू आपके पास आ जाए। लेट से हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 17 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि इसका जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है वो एक 3 है और एक 5 है। ऐसे ये दो इसके सोल्यूशन है। वैसे ये हमें कंफर्म नहीं है, वैसे सपोज कर रहा हूँ कि ये दो इसके सोल्यूशन है। जैसे यहाँ पे 2 और 2 आया था, इधर 3 और 5 इसके एग्जैक्ट सोल्यूशन। तो जब अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास इसका सोल्यूशन आता है लेट्स से 2.99। एग्जैक्ट सोल्यूशन 3 है लेकिन हमारे पास आ रहा है 2.999। बिल्कुल 3 तो नहीं, लेकिन उसके हम करीब पहुंच चुके। या ये भी हो सकता है कि 3.00012 इस तरह का कोई सोल्यूशन। यहाँ पे भी सोल्यूशन 3 नहीं है लेकिन उसके बिल्कुल करीब की वैल्यू है। तो ये डिफरेंस होता है एग्जैक्ट सोल्यूशन में और अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन। अब ये अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन हमें पहले स्टेप में ये नहीं मिलता कि हम पहले एक स्टेप करें और हमें ये सोल्यूशन मिल जाए। शुरू में ये एक रफ सा सोल्यूशन होता है, उसको फिर हम रिफाइन करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इस सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये नंबर ऑफ आइट्रेशन, एक आइट्रेशन एक टर्म है, नंबर ऑफ आइट्रेशन पे डिपेंड। हम ये प्रोसेस जब रिपीट करते हैं तो उसको आइट्रेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 4, 8, 10 दफ़ा, तो हम इस सोल्यूशन की तरफ पहुंच जाएंगे। और ये हम एग्जैक्ट सोल्यूशन की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन वो इन्फिनिटी नंबर ऑफ आइट्रेशन अगर हम करें तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, तो एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है? एग्जैक्ट सोल्यूशन बिल्कुल एक वैल्यू आपके पास आती है। जैसे आपका नाम क्या है? उमैर। अब आपका नाम उमैर है, ठीक है। आपको कोई अमार का है या उमर का है तो आप कहेंगे कि मेरा नाम तो उमैर है। ये एग्जैक्ट सोल्यूशन है। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट तो ये सारे हैं, ये भी स्टूडेंट हैं, ये सारे आप सारे स्टूडेंट हैं, तो वो एग्जैक्ट एक नहीं। उमैर नाम जो है ये अब यहाँ पे सिर्फ आपका नाम है, तो बाकी कोई उमैर नहीं। एग्जैक्ट सोल्यूशन ये होता है कि बिल्कुल एक ही वैल्यू है, जबकि अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन ये है कि उसके आसपास कोई वैल्यू होगी, वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है।
तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम जितने भी मेथड्स पढ़ेंगे एक आध मेथड को छोड़ के बाकी सारे मेथड्स से हमें अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन मिलेगा। वो एग्जैक्ट नहीं होगा लेकिन अप्रॉक्सीमेट, उस एग्जैक्ट के आसपास की कोई वैल्यू नहीं। अब हम अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन क्यों फाइंड करते हैं, एग्जैक्ट क्यों फाइंड नहीं करते? जिन केसेस में एग्जैक्ट सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होता तो वहाँ पे हम बजाय ये कि उन प्रॉब्लम्स को वैसे ही छोड़ दें, हम उन प्रॉब्लम्स का अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड कर दें। लेकिन ना होने से तो ये भी बेटर, आपने सुना होगा, कहावत सुनी होगी कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो बजाय कि बिल्कुल कुछ भी ना हो आपके पास, उससे बेहतर है कि हम एग्जैक्ट ना सही अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन को फाइंड कर सकें। अच्छा, अब अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन जो है ये मैंने आपको बताया है कि ये कई स्टेप्स का ये प्रोसेस हो। शुरू में आपको डायरेक्टली आंसर नहीं मिलता, आप जो भी मेथड है उसको रिपीट करते हैं, उस रिपीटेशन को आइट्रेशन कहते हैं। जैसे आप किसी मेथड में 10 आइट्रेशन करें तो 10 दफ़ा उस मेथड को रिपीट करें। जितनी दफ़ा आप उसको रिपीट करते हैं, जितनी आइट्रेशन ज़्यादा होती है उतना ही आपका आंसर रिफाइन होता है। ठीक है, तो ये कहाँ तक आपने प्रॉब्लम को रिफाइन करना है, ये प्रॉब्लम में गिवन होती है कि आपको कितनी इसमें रिफाइनमेंट या कितनी एक्यूरेसी चाहिए, ये प्रॉब्लम के साथ ही डिफाइन होता है। उसको कहते हैं स्टॉपिंग क्राइटेरिया। अब स्टॉपिंग क्राइटेरिया जो है ये हर प्रॉब्लम के साथ गिवन है और इसको समझ। सर हमारे साथ स्क्रीन नहीं शेयर हो रही ऑनलाइन वालों के साथ। आप क्या कह रहे हैं? सर स्क्रीन नहीं शेयर हो रही ऑनलाइन वालों के साथ। स्क्रीन ऑफ की हुई थी, वैसे कोई इसमें शेयर करने वाली चीज़ नहीं थी। स्टॉपिंग क्राइटेरिया की हम बात कर रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने उसको कहाँ तक कितना रिफाइन करना है। ये जो क्राइटेरिया है वो प्रॉब्लम के साथ ही डिफाइन होता है, गिवन होता है। जैसे प्रॉब्लम है उसका आपने अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड करना है तो उसकी आइट्रेशन तो आप जितनी मर्जी कर सकते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो उसकी जो लिमिट है वो गिवन होती है प्रॉब्लम में कि आपने इसमें कितनी एक्यूरेसी चाहिए हमें, उसको स्टॉपिंग क्राइटेरिया कहते हैं। स्टॉपिंग क्राइटेरिया जो है ये आपको कई तरह से डिफाइन गिवन हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ आइट्रेशन गिवन हो कि आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, 10 आइट्रेशन करनी है, दैट्स इट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 10 आइट्रेशन करनी है तो 10 आइट्रेशन के बाद जो भी आंसर हो आपने वहाँ पे उसको स्टॉप कर देना। या ये भी हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस गिवन हो कि आपने इस आंसर को, जो इसकी एक्यूरेसी है वो इतने डेसिमल प्लेसेस तक लेके जाना। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। ये जब हम ये मेथड्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डिटेल से देखेंगे कि स्टॉपिंग क्राइटेरिया कैसे डिफाइन होता है। इस कोर्स का जो फर्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट फेज आप इसको कह लें, इसमें हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस। अब नॉन लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? कोई मुझे बता सकता है कि लीनियर इक्वेशन और नॉन लीनियर इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? ऑनलाइन के स्टूडेंट्स, आप लोग ऑनलाइन जो हैं, आप भी बता सकते हैं व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है?
आप अच्छा, लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसका स्ट्रेट अगर लाइन हम रिप्रेजेंट करती है। ठीक है फैजान अली, वेरी गुड। जिसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, बिल्कुल सीधी लाइन। वो लाइन किसी भी डायरेक्शन में हो लेकिन एक सीधी लाइन। तो ऐसी इक्वेशन जिसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनाए वो लीनियर इक्वेशन। जैसे यहाँ पे x + 2 = 0 जो है ये एक लीनियर इक्वेशन है, जबकि जो दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास x² - 4x + 4 वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। वो उसका ग्राफ जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका ग्राफ एक पैराबोला होता है कि स्ट्रेट लाइन नहीं होती, तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं। अच्छा, तो फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन, यानी उन इक्वेशन का सॉल्यूशन जिनको अगर हम प्लॉट करें उनका ग्राफ बनाएं तो वो एक स्ट्रेट लाइन ना। अब समझ आ गई है लीनियर इक्वेशन, वो इक्वेशन जिसका अगर हम ग्राफ बनाएं और वो एक सीधी लाइन आए हमारे पास तो वो लीनियर इक्वेशन होती है। और ऐसी इक्वेशन जिसको अगर हम प्लॉट करें उसका ग्राफ बनाएं तो वो एक स्ट्रेट लाइन ना बने, कोई और शेप बन जाए, तो वो नॉन लीनियर इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हम सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। अब मैंने एक एग्जांपल आपको बताई थी यहाँ पे x² - 4x + 4 = 0 शुरू में। तो वो एग्जांपल जो है वो भी एक नॉन लीनियर इक्वेशन है, लेकिन उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया था। x = 2 उसका सॉल्यूशन। तो नॉर्मली हम इसमें वो प्रॉब्लम्स नहीं पढ़ते जिनका एग्जैक्ट सॉल्यूशन इजीली फाइंड हो सकता है। हम इसमें वो प्रॉब्लम पढ़ेंगे जिनका एग्जैक्ट सॉल्यूशन इजीली फाइंड करना मुश्किल है। अच्छा, जो भी मेथड हम यहाँ पे पढ़ेंगे सबसे पहले तो उस मेथड का वर्किंग रूल हम डिफाइन करेंगे कि ये मेथड कैसे काम करता है। ठीक, ये एक एल्गोरिथम सा होगा जिसको अगर आप समझ लें तो फिर इस मेथड को आप इजीली उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। वैसे ये वर्किंग रूल वगैरह ये पेपर में कहीं पे नहीं आएगा, आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे सिर्फ आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मेथड भी गिवन हो सकता है समटाइम, या समटाइम मेथड भी ऑप्शनल होता है, आप जिस मेथड से चाहें उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इस फर्स्ट पार्ट है इसमें हम 4 मेथड्स पढ़ेंगे, जिनमें से फर्स्ट मेथड है बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन किसे कहते हैं? किसी भी चीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो बाइसेक्शन मेथड जो है ये बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है कि एक किसी जो स्ट्रेट लाइन है, लाइन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वर्किंग रूल इसका ये है कि हमें फंक्शन गिवन होगा f(x) = 0, कोई भी फंक्शन ये हमें गिवन होगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, अपने 2 ऐसे पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ए और बी। 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं, एक पॉइंट को ए कहना है, दूसरे को बी कहना है। पॉइंट्स किस तरह से होने चाहिए कि एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो और दूसरे पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, जो भी फंक्शन गिवन हो उस फंक्शन के लिए, पर्टिकुलर फंक्शन के लिए 2 ऐसे पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिनमें से एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो, दूसरे पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो। अब ये कैसे करना है, ये साथ साथ हम एक क्वेश्चन भी करते हैं तो वहाँ से भी आपको ये क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है 2x³ + x - 2 = 0। ये एक फंक्शन है, इसको हमने सॉल्व करना। ठीक है, इसमें मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, इसकी जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया है 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको हमने देखना है। ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया 3 डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं ये आगे चल के मैं आपको बताऊँ। अच्छा, तो इसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है
दो ऐसे पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिनमें से एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव। इसके लिए कोई फिक्स मेथड नहीं है, कोई फिक्स रूल फार्मूला नहीं है, ये रैंडमली इसमें नंबर पुट करते जाने और आपके पास दो नंबर आ जाए। आप समझ लें कि हिट एंड ट्रायल वाला मेथड। आप इसमें कोई भी नंबर पुट करें, दो नंबर हमें ऐसे चाहिए कि एक नंबर पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो और दूसरे पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव। तो इस फंक्शन में ये फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ + x - 2। इसमें अगर हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप 1 2 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं या नेगेटिव नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी आप स्टार्ट करें। यहाँ पे अगर 0 पुट करें तो आंसर आपके पास आ जाएगा -2। ठीक है, 0 पुट किया, x की जगह 0 पुट करें, जहाँ जहाँ पे x नजर आए वहाँ पे 0 पुट करते हैं, तो ये 0³ 0 हो जाएगा, ये x की जगह 0 आ जाएगा, -2 आपका आंसर आ जाएगा। तो -2 एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है, -7 है तो ये नेगेटिव नंबर। अब एक नंबर हमें मिल गया है जिसपे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। 0 एक ऐसा नंबर है कि जो इस फंक्शन में पुट करें तो आंसर हमारा नेगेटिव आ जाए। अब हमें एक नंबर ऐसा चाहिए जो इस फंक्शन में पुट करें तो आंसर पॉजिटिव आए। तो उसके लिए आप कोई भी 1 2 3 4 5 100 1000 कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि ये दोनों नंबर जिनमें से एक पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव है, इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस कम हो तो ज़्यादा बेहतर। तो हम यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं, इसी फंक्शन में x की जगह 1 पुट करें, 1 पुट करते हैं यहाँ पे तो, और इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास 1 आ जाता है। 1 एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, 1 के साथ कोई माइनस नहीं है तो पॉजिटिव नंबर है। तो हमें दो ऐसे नंबर मिल गए जिन एक हमने पुट किया फंक्शन में तो आंसर नेगेटिव आ गया, दूसरा हमने फंक्शन में पुट किया तो आंसर पॉजिटिव आ गया। नेगेटिव किस नंबर पे आया था? 0 पे, और पॉजिटिव 1 पे, ठीक है। तो ए को हम ए कह देते हैं, दूसरे को बी कह देते हैं। आपकी मर्जी है, 0 को ए कहें, 1 को बी कहें, या 1 को ए कह दें और 0 को बी कहें। तो फर्स्ट स्टेप आपने कर लिया, दो ऐसे नंबर फाइंड करने थे जिसमें एक पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव। अब दूसरा स्टेप क्या करना है? x0 फाइंड करना है। x0 कैसे फाइंड करेंगे? x0 होगा a + b / 2, दोनों नंबर को ऐड करें और उसको 2 से डिवाइड करें। अब a हमारा था 0, b था 1, तो इन दोनों को ऐड करें और 2 से डिवाइड करें। तो हमने वही किया है, 0 + 1 / 2, हमारे पास x0 की वैल्यू आ जाएगी। x0 की वैल्यू है 0.5, ठीक। अब अगला स्टेप क्या करना है? आगे हमने x1 फाइंड करना है, फिर x2 फाइंड करना है, फिर x3, x4, x5, ये तब तक फाइंड करने हैं जब तक कि हम स्टॉपिंग क्राइटेरिया को मीट ना करें। 3 डेसिमल प्लेसेस तक जब आंसर सेम आना शुरू हो जाए वहां पे हमने रुक जाना। अच्छा, अब x1 का फॉर्मूला क्या होगा? उसके लिए हम ये करते हैं कि x0 जो हमने फाइंड की है, अब फंक्शन में x की जगह x0 पुट करें। पहले तो हमने ए और बी वहां पे पुट किया, अब x0 ये जो वैल्यू आई गिवन फंक्शन में, यहाँ पे x की जगह 0.5 पुट करें और उसका साइन चेक करना। अगर तो ये पॉजिटिव नंबर आ गया तो पहले पॉजिटिव 1 पे पॉजिटिव आंसर आएगा, बी पे यानी, तो इस फॉर्मूले में b की जगह x0 आ जाएगा, a अपनी जगह पे रहेगा, 2 भी अपनी जगह पे, b की जगह x0 आ जाएगा। हम x0 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करें, जो गिवन फंक्शन है उस फंक्शन में x की जगह x0 पुट करेंगे और इसका साइन चेक करेंगे कि अगर ये पॉजिटिव आ गया है तो पिछली आइटरेशन में यहाँ पे चेक करें आप, a पे फंक्शन की वैल्यू
नेगेटिव जब हमने ए को किया हम नेगेटिव और बी के पॉजिटिव। अगर एक्स नॉट के फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ तो अगले इक्वेशन में बी की जगह हम यहाँ पे एक्स नॉट ये एक्स मान बाकी फार्मूला ये रहेगा a प्लस एक्स नॉट डिवाइड बाय ये तब होगा अगर एक्स नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। एक्स नॉट की वैल्यू एक्स नॉट फंक्शन में पुट करें उसकी वैल्यू पॉजिटिव और अगर एक्स नॉट फंक्शन में पुट करें और उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो फिर हम a को रिप्लेस कर देंगे एक्स नॉट से b अपनी जगह पे रहेगा और 2a ठीक है। तो यहाँ पे एक्स नॉट जब हमने फंक्शन में पुट किया है तो फंक्शन की वैल्यू आ रही है नेगेटिव। इसका क्या मतलब होगा a को हम रिप्लेस करेंगे एक्स नॉट से तो x1 का फॉर्मूला बनेगा एक्स नॉट प्लस बी डिवाइड बाय 2 ठीक है। अब एक्स नॉट की वैल्यू भी हमें गिवन है पता है एक्स नॉट की वैल्यू क्या है 0.5 b भी हमें पता है b1 है 2 से डिवाइड कर दें x1 आ जाएगा x1 आएगा 0.75। अब x1 पे भी यही प्रोसेस करना है x1 की वैल्यू फंक्शन में पुट करनी है f ऑफ x1 फाइंड करना है और उसका साइन चेक करें। अगर तो इसका साइन पॉजिटिव आ जाए यानी एक पॉजिटिव नंबर आ तो फिर हम b को रिप्लेस करेंगे x1 से b की जगह x1 आ जाएगा। ये आखिरी जो आइटरेशन है इसमें पिछली आइटरेशन को आप भूल जाएंगे जो रिसेंट आइटरेशन है मोस्ट रिसेंट इसमें हम चेंजेस करेंगे सर। और अगर x1 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ जाए फिर हम क्या करें b अपनी जगह पे रहेगा फिर x नॉट रिप्लेस हो जाएगा a नहीं x नॉट की जगह x1 आना ए को तो आप भूल जाए ना पिछली आइटरेशन को भूल जाए ये मोस्ट रिसेंट आइटरेशन जो है इसमें हम चेंजेस करें। तो x1 पे हमने फंक्शन की वैल्यू जब चेक की तो ये नेगेटिव वैल्यू है ठीक है। ये आप कैलकुलेटर से चेक करेंगे इस फंक्शन में x की जगह x1 की वैल्यू थी 0.75 वो पुट करेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे। आपने जस्ट उसका साइन चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये आपके पास अगर कैलकुलेटर हो तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि फंक्शन में x की जगह जब 0.75 पुट करें तो ये आंसर आता है या नहीं। ठीक है ये अगली क्लास में आप पास कैलकुलेटर होगा तो आप इसको वेरीफाई या क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये जब मैंने वैल्यू पुट किया तो मेरे पास नेगेटिव नंबर आ गया। नेगेटिव नंबर क्या शो कर रहा है कि अब मैं अगली आइटरेशन के लिए कौन से नंबर को एक्स नॉट को रिप्लेस करूंगा x1 से b अभी तक नॉट आउट जा रहा है अपनी जगह पे बरकरार। तो x2 का फॉर्मूला बनेगा x1 प्लस b सर जब तक हम स्टॉपिंग क्राइटेरिया तक ना पहुंचे। सर आपको बात आ रही है मेरी? जी तहरीन सर मैंने आपसे कहना था सर मुझे एक्चुअली मीटिंग का वो पता नहीं चला कब वो आपने लिंक भेजा है तो सर आप इसका आज ही रिकॉर्डिंग लिंक भेज देंगे? रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगा। अभी LMS तो आपका एक्टिव नहीं है इस कोर्स का लेकिन ये है कि मैं इसका लिंक आप लोगों को सेंड कर दूंगा आज की क्लास का। जी सर थैंक यू आज ही कर दीजिएगा एक्चुअली वो रिपीट हो जाएगा इजीली। या फिर हम ये कर सकते हैं कि अगली क्लास में इसको दोबारा से रिपीट करेंगे लेक्चर। ओके सर सर रिकॉर्डिंग लिंक भेज दीजिएगा। आप लोगों को मेल मैंने कर दी थी टाइमली तो आप अगर नेक्स्ट क्लासेस में भी ऐसा करेंगे तो फिर तो बार बार तो ये रिपीट नहीं हो सकता। नो सर एक्चुअली पता है क्या हुआ आपने ना पहले मेल कर दिए तो वो उसका पता नहीं चला मैंने समझा कि आप 5 बजे ही करेंगे तो इसलिए वो थोड़ा मसला हो गया। इस क्लास में एनरोल है? यस सर। आपका नाम तो नहीं आ रहा सर मैं फिर बाद में उसका चेक कर लूंगी शायद कोई प्रॉब्लम ना हो गया हो। आप ये मेल आपको कहाँ से लिंक कहाँ से आया है? सर ये ईमेल से ही रिसीव्ड हुआ है और ये दो
2:30 पे रिसीव हुआ है मुझे, ऑलमोस्ट इस टाइम पे। वो मैंने एक्चुअली की आपको, जी सर। तो आपका नाम तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा इस क्लास में। सर 2:22 पे मुझे ये मेल रिसीव हुई है। आईडी आपकी क्या है? सर 018 आता है लास्ट पे। अच्छा, बहरहाल अगर आपको, या तो आपने फिर सेक्शन शायद चेंज किया हो, यहाँ लिस्ट में आपका नाम नहीं आ रहा। ओके सर, वो मैं बाद में चेक कर लूंगी। हाँ, मैं अगर आप इस सेक्शन में हैं तो टाइमली फिर आपको मेल जब जिस वक्त आई थी तो उसी टाइमली ज्वाइन करना था। क्लास 5 बजे थी। ओके सर, ओके। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर आपने इसी सेक्शन में रहना है तो 5 बजे क्लास हुआ करेगी, या 5 बजे ही मीटिंग ज्वाइन। ओके सर, थैंक यू ठीक, सर। वेलकम। और अगर आपने चेंज करना है सेक्शन तो भी आपके पास ऑप्शन है भी एडॉप का, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे ये x2 आपने फाइंड कर लिया है। इसी तरीके से आगे हम x3 फाइंड करेंगे। x3 के लिए हम x2 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करें। अगर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो b को रिप्लेस कर देंगे हम x2 से, और अगर x2 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो x1 रिप्लेस हो जाएगा x2 से। पॉइंट के बाद जब 3 डेसिमल प्लेसेस 2 कंसेक्टिव आइटरेशंस में एक जैसे आ जाएं तब वहां पे रुकना है। इसका मतलब ये है। अब x2 पे फंक्शन की वैल्यू है 0.875। ये अगर आपके पास x3 या x4 की वैल्यू भी 0.875 आ जाए फिर आपने वहां पे रुकना, तो वरना ये करते रहते हैं। ये जो मेथड है बाइसेक्शन मेथड, ये बहुत अच्छा मेथड है इस हवाले से कि ये कुछ केसेस को छोड़ के, एक आध केस के अलावा, ये हमेशा आपको रिजल्ट देते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का, कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे ये मेथड फेल हो जाता है, वहाँ पे ये कोई रिजल्ट नहीं देता। जैसे आपके पास अगर कोई फंक्शन है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो उसके लिए आपको पहले स्टेप पे ये फेल हो जाएगा। आपको दो नंबर ही ऐसे नहीं मिलेंगे जिन पे एक पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव आ जाए। क्यों नहीं मिलेंगे? स्क्वायर की वजह से आप चाहे उसमें जो भी नंबर पुट करेंगे आपके पास एक पॉजिटिव नंबर आए, तो वहां पे ये मेथड, जी बिल्कुल। तो इसके अलावा बाकी सारे जगहों पे ये एप्लीकेबल है, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत स्लो मेथड है। ठीक है, अगर आपको 3 डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी चाहिए हो तो उसके लिए आपको 12 से 15 इटरेशन चाहिए कम से कम। ठीक है, तो यहाँ इस केस में भी जो इसका आंसर आएगा वो x13 और x12 और 13 इटरेशन, ये बाकी आप निकालेंगे। x4 तक तो किया मैंने, दरमियान वाले आप फुल ट्राई करेंगे। x13 तक नहीं, एक क्यों, आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आप ये ऐसे करेंगे 5, 10, 15 मिनट, या ये होगा कि आपको वहाँ पे कह देंगे कि आपने इसकी 5 एडिशन करनी है। ठीक है, तो वो 10 से 15 मिनट में आप कर सकते हैं। जी, ये तो आप शुक्र करें कि आपको 3 डेसिमल प्लेसेस के हैं। अगर आपको कहते वो कि 5 डेसिमल प्लेसेस तक आप, ये तो एक मेथड है, मैक्सिमम 3 डेसिमल प्लेसेस तक, और उसमें मैक्सिमम आपको 15 इटरेशन करनी पड़ेगी। तो 15 इटरेशन आधे घंटे में आप कर लेंगे। आपकी क्विज में एक ही होगा, पेपर में तो जाहिर है 2, 3 नहीं, मिड में तो
अगर मिड हुआ तो 3 से 4 क्वेश्चन, वो टाइम पे डिपेंड करेगा, टाइम उस हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस होगी, अभी आपको मुश्किल लग रहे हैं लेकिन जब आप ये करेंगे तो इतनी मुश्किल है नहीं। ये पहला मेथड लेंथी है। इस सिलसिले में हम 4 मेथड्स पढ़ेंगे। जब चौथा मेथड आप करेंगे तो ये जहाँ पे आपको 15 इटरेशन चाहिए हो, वो आपको 2 या 3 इटरेशन में उसका आंसर दे देते, लेकिन उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं उस मेथड की भी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में शायद हम इसको स्लाइटली रिपीट करें दोबारा से, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी नहीं हैं। लेकिन अगर अगली क्लास में भी यही हाल रहा तो फिर हम आगे जाएंगे, जो मिस करेंगे लेक्चर्स वो बाद में रिकॉर्डिंग्स वगैरह देख सकें। ठीक है, अगली क्लास में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, या इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी अगली क्लास में जब आप आएँ तो आपके पास कैलकुलेटर का होना ज़रूरी है, क्योंकि आगे फिर आपने परफॉर्म करना। चलें, अगली क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी।